हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है समवास बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर जी, हमारा चल रहा है जीएसटी का रिवीजन और हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर जीएसटी कवर करने वाले हैं। सर जी, जिन भी बच्चों का मई 2025 एग्जाम है या सितंबर 2025 एग्जाम है, मैं उनको कर रहा हूं प्रॉमिस कि मैं सारे चैप्टर जीएसटी के सारे चैप्टर को रिवाइज कराने वाला हूं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह कवर करने वाले हैं। क्लियर है? और स्पेशली ये रिवीजन आईसीएआई सारांश से होने वाला है, मतलब हम स्टडी मैट पे पूरा फोकस्ड है कि हमारा इंस्टीट्यूट से कुछ भी ना छूटे। क्लियर है? मैं आपको पूरा डिटेल में रिवीजन कराने वाला हूं, तो आपको मजा आएगा। सर जी, शुरू करते हैं बिना देरी के साथ हम अपना रिवीजन। आज जो चैप्टर है हमारा वो है चार्जिंग। और अगर आप हो न्यू बच्चे मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को पहले कर लो लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि हम सर जी इस पे बहुत कुछ करने वाले हैं, जीएसटी एंड देन फिर अकाउंट्स के बारे में। क्लियर है? शुरुआत करते हैं हम सेक्शन 9 से। सर, चार्जिंग के ऊपर हमारा सेक्शन 9 है। हम ऑलरेडी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 खत्म कर चुके हैं। सेक्शन 7 था सप्लाई और सेक्शन 8 था सर जी मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई। पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी जो बात करेंगे वो आज हमारा चार्जिंग सेक्शन 9 के आसपास घूमने वाला है। तो मैं पहले डिटेल में पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 9 का एक ओवरव्यू देता हूं कि इस सेक्शन 9 में हमारे पास कौन कौन से सब सेक्शन है और क्या क्या इनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मेरे साथ आओ। अगर मैं सेक्शन 9 की बात करूं तो मेरे पास जो सेक्शन 9 है उस 9 के अंदर चार्जिंग की पूरी कहानी है। और सेक्शन 9 में टोटल 5 सबसेक्शन है। कितने सबसेक्शन है मेरे बच्चे? बोला करो 5, खाली मत बैठा करो। मजा आएगा। रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको फील हो कि हाँ जी पढ़ा रहा हूं। मैं फेस टू फेस नहीं हूं, लेकिन आप मेरे साथ फील करो फेस टू फेस वाला। 9-1, 9-2, 9-3 और 9-4 और 9-5। बेटा 9-1 क्या है? 9-1 है जनरल सेक्शन। ये हमें ये बताता है कि सर जी चार्जिंग का मतलब क्या है, जीएसटी किस पे लेवी होगा, जीएसटी पे रेट क्या होगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन पे करेगा, फलाना ढिकाना ढिकाना ढिकाना। 9-2 में अगर आप बात करो तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आज नहीं लगेगा। जीएसटी तब लगेगा जब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगा। मतलब इस पर जीएसटी आज नहीं लग रहा, बाद में लगेगा। तो कौन से वो 5 प्रोडक्ट है? 9-3 और 9-4 आरसीएम है। दैट मींस इन केसेस में, इन केसेस के अंदर जो 9-3 और 9-4 में लिखा है, इसमें रजिस्टर जो है, जो जीएसटी पे करेगा वो सप्लायर नहीं है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी करेंगे बात। और 9-5 सर जी इंपॉर्टेंट, ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर भी आरसीएम के ऊपर बात हो रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की भी बात करेंगे। बट मैं आज क्या कवर करने वाला हूं इस वाली वीडियो में, मैं क्लियरली कर दूं कि सर जी जो आज हम कवर करने वाले हैं वो 9-1 कवर करने वाले हैं पूरा, ठीक है। 9-2 पूरा कवर करने वाले हैं, 9-3 पूरा कवर करने वाले हैं, 9-4 और 9-5 अगली क्लास में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। बट आज मैं आपके साथ आरसीएम डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। ऑफ कोर्स आपको मजा आएगा और आपकी सारी नॉलेज क्लियर होंगी। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले सेक्शन 9 के अगर मैं बेसिक बातें पढ़ाऊं आपको, तो सेक्शन 9 के अंदर पढ़ने से पहले मेरे साथ छोटी सी बातें सुनना। सेक्शन 9 में लिखा है कि जीएसटी शैल बी लेवी। जीएसटी लगेगा कब, किस पर लेवी कब किस पे होगा? तो जीएसटी के सेक्शन 9(1) में जो मैं बातें बोलने वाला हूं, 9(1) में लिखा है कि जीएसटी लेवी होगा सप्लाई पे। किस पे लेवी होगा मेरे बच्चे? सप्लाई पे। जब भी आप गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करोगे, सप्लाई बोले तो सेक्शन 7 जाके पढ़ लो। सेक्शन 7 में लिखा है सप्लाई का मतलब क्या है, और अगर आपने सप्लाई करा एज पर सेक्शन 7 तो आपके ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा। अब इन्होंने यहां पे डिफाइन किया सप्लाई 2 तरीके की होती है मेरे बच्चे। कितने तरीके की होती है? 2। अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूं बेटा, बच्चे ध्यान समझो। अगर आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि सर जी हमें ना कभी भी, एक बात सुनो, हेलो हेलो, हाँ जी इधर देखो, सर जी हमें जीएसटी जो लेवी है वो सप्लाई पे, और सप्लाई इंपॉर्टेंट है सप्लायर के लिए। मेरी बात पहले समझो, हमारा जो मेन फोकस है पूरे जीएसटी में वो सप्लायर है, रेसिपेंट नहीं। सर हम सेलर को पकड़ेंगे क्योंकि सेलर पे जीएसटी लगेगा, तो हमें सेलर के बारे में सोचना है। आप दिमाग से निकाल दो रेसिपेंट, रेसिपेंट बाद में पिक्चर में आएगा, पर पहले सेलर। तो सेलर का 2 चीजें चाहिए मुझे, एक तो सप्लायर की लोकेशन, एक तो सप्लायर की लोकेशन बोले तो सप्लायर रजिस्टर्ड किस स्टेट में, सप्लायर का बिजनेस किस स्टेट में, रजिस्ट्रेशन किस में, और दूसरा चाहिए सर जी प्लेस ऑफ सप्लाई, कि सर जी जो उसने सप्लाई करी उसका प्लेस क्या है। क्लियर है? दैट इज उसका रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में, और जो वो सामान बेच रहा है या सर्विस दे रहा है उसको किस स्टेट में माना गया है। अगर मेरे बच्चे ये सेम स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में, सेम स्टेट बोले तो दिल्ली का सामान दिल्ली में, हरियाणा का सामान हरियाणा में, अंडमान निकोबार का सामान अंडमान निकोबार में ही, मतलब मैं अंडमान निकोबार का मैंने सप्लाई भी करी, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अंडमान निकोबार, मैं दिल्ली का मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई भी करी दिल्ली में। तो अगर मैंने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी हो रहा है, तो मुझे बोला जाएगा इंट्रा स्टेट। और मेरे बच्चे अगर मैं इंट्रा स्टेट हूं तो मेरे पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाफ
बोले तो जो भी रेट होगा 28% है तो 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, वो डिपेंड करेगा कि वो स्टेट है या यूटीजीएसटी। बात करेंगे स्टेट और यूटीजीएसटी पे कि सर जी 29 स्टेट होते हैं नॉर्मली, 7 यूनियन टेरिटरी, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दिल्ली और पुडुचेरी इन्हें भी स्टेट माना गया है। इसका मतलब 31 स्टेट है, 5 यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपने किसी स्टेट में करा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आपने यूनियन टेरिटरी में सप्लाई है तो सर जी सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। आधा 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 18%, 9 28%, 14 क्लियर है भैया। जो भी रेट है उसको हाफ ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने कहा सर जी मेरी लोकेशन इस स्टेट में थी और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी स्टेट या दूसरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट यूनियन, कोई भी कॉम्बिनेशन है जो बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो सर जी उस केस में उसे बोला जाएगा इंट्रा, और इंट्रा का कलेक्शन होगा पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। आपने ये 269 में पढ़ा है कि उस आईजीएसटी का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे देगी। कौन सी स्टेट को? डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है, मतलब उस गवर्नमेंट को मिलेगा जिस गवर्नमेंट का सर जी प्लेस ऑफ सप्लाई आ रही है, जिस गवर्नमेंट के स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहां पे सामान कंज्यूम हुआ, सर्विस ली गई। बात समझ आ रही है? तो सर जी सेक्शन 9(1) का चार्जिंग सेक्शन के अंदर ये बातें हैं कि जीएसटी लेवी होगा सप्लाई पे। सप्लाई दो तरीके की है, इंट्रा या इंटर। अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर भैया अलग अलग हो गई तो आईजीएसटी लगेगा नॉर्मली। तो मैंने यहां पे बता दिया सर जी, ये खत्म कर दिया मैंने कि सर जी आपका लेवी सीजीएसटी लेवी कब होगा? अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है नॉर्मली। सर जी जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन। यहां पे टैक्सेबल पर्सन डिफाइन है अंडर सेक्शन 22 में। 22 में लिखा है सर जी टैक्सेबल पर्सन अभी के लिए मान के चलो सर कौन है? सप्लायर। अभी के लिए कौन है? सप्लायर। बट कुछ केसेस में इन द आरसीएम केसेस रेसिपिएंट को भी टैक्सेबल पर्सन माना गया है। बट अभी मान के चलो सर सप्लायर जीएसटी सप्लायर पे लगेगा, और सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट है सर जी इंट्रा और इंटर कलेक्ट करना। नाउ ट्रांजैक्शन जो किस पे, अच्छा यहां पे एक और बात कहता था कि सर जी सप्लाई के मतलब जीएसटी किस किस पे लगेगा? सप्लाई पे। लेकिन सप्लाई में से कुछ तो चीजें बाहर हैं, बताओ क्या क्या? सबसे पहले सेक्शन 7 के हिसाब से, सेक्शन 7 के हिसाब से मनी और सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी मतलब इस पे कभी भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। ओके जी। दूसरा नेगेटिव लिस्ट, दूसरी नेगेटिव लिस्ट अगर मैं बोलूं तो नेगेटिव लिस्ट के पे भी जीएसटी कभी भी लगेगा नहीं, नेगेटिव लिस्ट पे भी जीएसटी बाहर। तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो जो भी आपकी कंडीशन थी जनरल विद कंसीडरेशन और बिजनेस में होनी चाहिए। तो अगर आपने सप्लाई की डेफिनेशन ही नहीं बाहर कर दी कि आपने विदाउट कंसीडरेशन किया, आपको शेड्यूल 1 में आप कवर नहीं हो, या आपने कोई भी सप्लाई करी है जो आपकी बिजनेस में नहीं है, और ऑफकोर्स आप सेक्शन 7(1)(b) में कवर नहीं हो, मतलब सेक्शन 7 के हिसाब से अगर जो चीज सप्लाई नहीं है तो सर जी अगर वो नॉट अ सप्लाई है, नॉट अ सप्लाई, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्लियर रखना, सेक्शन 9 के हिसाब से जो सप्लाई है उस पे जीएसटी लगेगा, और सप्लाई क्या नहीं है सेक्शन 7 में लिखा है 3 चीजें सप्लाई नहीं है। पहला मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स ही नहीं है तो बात वो वैसे ही सप्लाई से बाहर हो जा रहा है। दूसरा नेगेटिव लिस्ट सप्लाई नहीं है, बाहर हो जा रहा है। तीसरा सर जी कुछ चीजें जो सप्लाई की कंडीशन से बाहर हो जा रही वो भी सप्लाई नहीं है। और अभी खत्म नहीं हुआ, चौथी चीज इन्होंने अलग से लिखी कि सर जी एल्कालिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब उस पर भी जीएसटी लेवी नहीं होगा, परमानेंटली नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो 3 चीजें पहले ही बाहर है। गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से कौन बाहर है? मनी एंड सिक्योरिटी कभी नहीं लगेगा जीएसटी। सर जी नेगेटिव लिस्ट से जीएसटी बाहर है। सर जी जो सप्लाई की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा और कहीं एक्सेप्शन में भी नहीं फंस रहा वो जीएसटी से बाहर है। और फिर एल्कालिक लिकर सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन, मेडिकल कंजम्पशन के लिए जीएसटी लगेगा, ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा सर जी। और उसके बाद इन्होंने एक और छोड़ा, कह रहे भैया 9 कौन? सेक्शन 9(2), ये रहा सेक्शन 9(2) क्या बोलता है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेटा कौन कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, डीजल, मोटर स्पीड बोले तो पेट्रोल, सर जी नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल बोले तो जो एयरप्लेन वगैरह में पड़ता है सर जी। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट याद कर लो सर जी, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, इन 5 में अभी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी जीएसटी नहीं लगेगा, जब गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब लगेगा। तो इसका मतलब 4 कौन कौन बाहर हो गए? एक तो अल्कोहल बाहर हो गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और 5वें नंबर पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, मतलब जिन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होगा, नॉन लेविएबल हैं। क्या है ये? नॉन लेविएबल है। अभी के लिए मान लो कि भैया इन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। बताओ फटाक से बोलो सर जी, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जीएसटी लेवी होगा किस पे? सप्लाई पे। सप्लाई किस चीज की? गुड्स एंड सर्विस की। इसमें
से बाहर क्या है, दो चीजें, लेकिन हम क्या बोलेंगे, पहली चीज गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया मनी सिक्योरिटी, मतलब जीएसटी से बाहर। सप्लाई की डेफिनेशन से तीन चीजें बाहर हो गई सर जी, कौन कौन सी, दो चीजें बाहर हो गई, कौन कौन सी, एक तो नेगेटिव लिस्ट और दूसरा जो सप्लाई की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा और कहीं एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, वो भी बाहर। और फिर तीन दो चीजें और आ गई, क्या, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 और अल्कोहल फॉर लिकर, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो भी बाहर हो गया। मतलब इन पांचों पे जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी में रेट लगा हुआ है, कह रहा है वैल्यू कहां से निकालोगे, वैल्यू सेक्शन 15 ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। रेट कितना है सर जी, रेट मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का 20% और अगर आईजीएसटी जाओ तो 40, मतलब 40% से ज्यादा नहीं लग सकता। पर अभी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट कितना रखा हुआ, 28%, इसको बढ़ा के 40% तक ले जा सकती है, बट 40% से ज्यादा जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है सर जी। यहां पर हो गया हमारा सेक्शन 9(1) खत्म, ये हमारा 9(1) की कहानी है, ठीक है। ये हमारी 9(2) है, ये हमारी 9(3) है और ये हमारी 9(3) एंड 9(4) है और ये हमारी 9(5) है। क्लियर है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो 9(1) सिंपल है, 9(1) और 9(2) सिंपल है, खत्म। सर जी 9(1) में लिखा हुआ है कि सप्लाई जो लगेगा वो जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। सप्लाई दो तरीके की, इंट्रा और इंटर। इंट्रा बोले तो जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तो वो प्लेस तो वो माने जाएगी क्या मेरे बच्चे, इंट्रा, और उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जिसको मैक्सिमम मिला के 40% से ज्यादा नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, अगर आपने बोला इंटर तो उस केस में 40% आईजीएसटी, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, और जो भी अभी होगा वो अलग बात है। उसके बाद सर जी आपने बोला जो जीएसटी है वो आपका लेवी होगा सप्लाई पे, लेकिन कुछ चीजों को बाहर करके। 5 चीजें बाहर है मोटा मोटा, अगर डेफिनेशन में पूरी डेफिनेशन से हटाओ, पहला गुड्स एंड सर्विस डेफिनेशन से मनी सिक्योरिटी बाहर, दूसरा नेगेटिव लिस्ट बाहर, तीसरा सर जी आपका जो सप्लाई की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा सेक्शन 7 से वो बाहर, चौथा अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर, और पांचवा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर। क्लियर है। अब कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें आपने गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि सर जी कुछ भी कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस हैं जिसमें अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने सर्विस दी, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने सप्लाई दी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब सेलर इस बार कौन है, सेलर है अनरजिस्टर्ड, और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो हम रेसिपिएंट को पकड़ लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है भैया, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है कोई बात नहीं, हमें अनरजिस्टर्ड क्या नहीं, हमें रजिस्टर्ड कौन मिल रहा है, रेसिपिएंट। मतलब ये है आरसीएम, ये मेरे बच्चे क्या है आरसीएम। अब मैं बिना देरी के साथ में आपके साथ आरसीएम शुरू करता हूं। क्लियर है। होप सो मैंने आपको 9(1) और 9(2) बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। और अब आ रहे हैं हम 9(3) पे बात करते हैं। 9(3) है हमारा आरसीएम। कह रहा वो कुछ सर्विसेज जिसमें जो टैक्स पे करेगा बेटा, वो कौन पे करेगा, रिवर्स चार्ज बोले तो सर जी रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा क्यों, क्योंकि सर जी जो सप्लायर है वो हमारा कौन है, अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है। तो उस केस में हम कहेंगे कोई बात नहीं, अंगूर खट्टे हैं, हम सप्लायर से नहीं ले सकते, तो हम रेसिपिएंट को पकड़ लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वैसे सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो रजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेसिपिएंट को यहां पकड़ा जाएगा। सबसे पहली बात सर जी, अगर आपने सर्विस दी है जीटीए सर्विस, क्या बोला मैंने, जीटीए सर्विस दी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब मैंने कहा सर जी मैं हूं रामा ट्रांसपोर्टर, क्या बोल रहा हूं मैं हूं रामा ट्रांसपोर्टर, और एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर बी, ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है, ठीक है, ये सप्लायर है, नॉर्मली ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है, इसको सामान देना है। क्लियर है। अब इसको सामान यहां पहुंचाना है ट्रक में, लेकिन ट्रक नहीं है इसके पास, तो मैंने कहा भाई साहब मैं हूं ना रामा ट्रांसपोर्टर मैं हूं, और मैंने कहा सर जी क्या टेंशन है, हम हैं जीटीए वाले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, हम आपका सामान दिल्ली से भर के कहां पहुंचा देंगे, मुंबई, और इसके बदले हमें दे देना फ्रेट। तो सर जी गुड्स का सप्लायर रेसिपिएंट कौन है, ए और बी, पर मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं जीटीए की सर्विस की बात करूं, तो जीटीए के केस में सर जी यहां पे सप्लायर कौन है, रामा ट्रांसपोर्टर, और रेसिपिएंट कौन होगा, रेसिपिएंट वो होगा जो फ्रेट पे करेगा। रेसिपिएंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी, मुझे लेना देना है कि मुझे भाड़ा कौन देगा, मुझे जो भाड़ा देगा सर जी वो मेरे लिए रेसिपिएंट कहलाएगा। अब जीएसटी ने क्या बोला है कि सर जी अगर रामा ट्रांसपोर्टर खुद कह दे कि नहीं मैं टैक्स भरूंगा, मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान, तो अलग बात है। अगर रामा ट्रांसपोर्टर जीटीए वाला कह रहा है मैं सप्लायर मैं ही भरूंगा टैक्स, बात खत्म, ये ध्यान रखो, वो कह रहा है मैं ही भरूंगा, तो भैया रेसिपिएंट का सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो यहां पर होता है कि अगर जीटीए ने कोई सर्विस दी है किसी भी इनमें से किसी पर्सन को, बड़े लोगों को, सर जी बड़े लोग कौन है, कोई फैक्ट्री है, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई कंपनी है, कोई एलएलपी है, कोई एचयूएफ है, कोई सर जी रजिस्टर्ड पर्सन है,
कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है सर जी, इन्हें बोलेंगे स्पेसिफाइड पर्सन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन, उस केस में सर जी जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपेंट पे करेगा। बोले तो कौन पे करेगा सर जी? रेसिपेंट। बोले तो रजिस्टर्ड रेसिपेंट। मतलब मेरे ऊपर फिर उस केस में जीटीए हट जाएगा और मेरे को रेसिपेंट पे करेगा। ठीक है, वैसे इसमें भी डिटेल में और भी बातें कर सकते हैं, बट अभी यहां तक बात समझना। सर जी तो बचेगा कौन? मान लो बचेगा कौन? मैं कहूंगा सर जी इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड है। इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में उसे बोलेंगे ये नॉन स्पेसिफाइड है। कौन बच गया? सिर्फ इकलौता ये बंदा बच गया। मतलब अगर जीटीए वाला इस छोटे से बंदे को जो इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड है सर जी, इसका सामान इधर से उधर ले जा रहा है, तो सर जी उस केस में उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, जीटीए वाला खुद जीएसटी भरेगा। चाहे वो चाहे ना चाहे, उसको खुद भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफाइड को दे रहा है तो सर जी स्पेसिफाइड भरेगा, प्रोवाइडेड जीटीए वाला कह रहा है मुझे नहीं देना, उसको मैं खुद भर दूंगा। क्या बोला? दोबारा बोलो सर जी, दोबारा बोलो सर जी। क्या बोल दिया? खत्म हो गया पॉइंट। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मैंने आपका ठेका लिया है कि मैं आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूंगा और बदले में मुझे फ्रेट चाहिए। अब मैं हूं जीटीए वाला। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं जो ये फ्रेट ले रहा हूं, जिससे भी ले रहा हूं, वो रेसिपेंट है, वो कौन है? अगर वो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, सॉरी रेसिपेंट रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड है, तो सर जी अगर मैं कहूं कि मुझे खुद जीएसटी भरना है तो बात अलग बात है, नहीं तो सामने वाला भरेगा, मैं फ्री जीएसटी से। और अगर सामने वाला अनस्पेसिफाइड है, मतलब इंडिविजुअल और अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी वो कभी नहीं भरेगा, चाहे मैं चाहूं ना चाहूं मुझे ही भरना पड़ेगा। बट इसकी एक्सेप्शन भी है कि स्पेसिफाइड होने के बाद भी अगर वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, तो भले ही चाहे कुछ भी हो जाए सर जी जीटीए ही सर्विस भरेगा। ये रेसिपेंट है, अगर ये लोग रेसिपेंट हैं, तो चाहे ये स्पेसिफाइड हो, चाहे इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन जीटीए मतलब सप्लायर ही लाइबल टू पे आरसीएम। सप्लायर ही लाइबल टू पे जीएसटी, मतलब आपका यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। मतलब सर जी कब कब जीटीए वाले को पे करना है? 3 केस में मेरे बच्चे, 3 केस में जीटीए वाला पे करेगा, वरना सामने वाला पे करेगा। जीटीए कब पे करेगा? पहला, सर जी अगर उसने खुद बोल दिया कि मैं जीएसटी पे करना चाहता हूं, फॉरवर्ड चार्ज में मैं ही पे करना चाहता हूं, तो भाई साहब तू ही पे कर, फिर तो क्या दिक्कत है। दूसरा, इन 3 स्पेसिफाइड गवर्नमेंट लोगों में से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी और कोई लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है, तो भले ही कुछ भी हो जाए सर जीटीए ही भरेगा। और तीसरा, गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहा, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दे रहा है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दे रहा है, तो भी जीटीए वाला ही भरेगा। बात समझ? इनके अलावा फिर आरसीएम लग जाएगा, इनके अलावा आरसीएम, खत्म सर जी। दूसरा पॉइंट है लीगल सर्विस। दूसरा पॉइंट है लीगल सर्विस। सर जी लीगल सर्विस कौन देता है? लीगल सर्विस देते हैं एडवोकेट। कोई एडवोकेट है या कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है, या कोई सीनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, अगर उसने किसी को सर्विस दी। अब अगर उसने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है या किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है, तो देखो एग्जामिनेशन के साथ में ही पढ़ो। नॉन बिजनेस एंटिटी एडवोकेट क्या सर्विस देगा? लीगल सर्विस। किस तरीके की लीगल सर्विस? सर वो आपका किसी कोर्ट में फॉर्म भरवा देगा, कोई आपकी फाइलिंग करवा देगा, कोई आपको रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दे देगा, कोई आपको एडवाइस दे देगा, कोई आपकी कंसल्टेंसी दे देगा। किसी भी मैटर में अगर वो आपको सर्विस दे रहा है विच इज रिलेटेड टू लीगलाइजेशन, तो भैया वो लीगल सर्विस है। अब एडवोकेट हो, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, सीनियर कोई भी है, अगर वो किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, मतलब वो बिजनेस नहीं है, उसको सर्विस दे रहा है, सर जी एग्जेम्प्ट है, टैक्स ही नहीं लेंगे, जीएसटी नहीं लगेंगे। बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो वहां भी 2 पॉइंट तो याद करो। छोटा बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख तक है तो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन बड़ी बिजनेस एंटिटी, बड़े लोग हैं, तो सर जी उस केस में टैक्स लगेगा। और उसमें कौन पे करेगा? सर बिजनेस एंटिटी लाइबल टू पे टैक्स, आरसीएम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आरसीएम। ठीक है जी। सेम आरबीटी ट्रिब्यूनल की कहानी भी सेम है। आरबीटी ट्रिब्यूनल है, कोई भैया लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई को रिजॉल्व कराना है। देखो कोर्ट का काम होता है सर जी, कोर्ट का काम होता है भाई साहब डिसीजन लेना, इसने इसको फोड़ा तो इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आरबीटी ट्रिब्यूनल्स ऐसे हो गए, मान के चलो कि आपकी लड़ाई होगी, उसके सेटलमेंट कराना। क्लियर है सर जी? आरबीटी ट्रिब्यूनल्स अगर किसी को सर्विस देते हैं कि भैया हम करा देंगे सेटलमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेटलमेंट कराने का वो पैसा लेते हैं। अब सेटलमेंट कराने का जो पैसा ले रहे हैं उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नाउ क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये सेटलमेंट सर्विस दी किसको? अगर वो कहते हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी, बेटा याद करो एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बिजनेस एंटिटी को दी सेम प्रोविजन, छोटा बिजनेस एंटिटी 10 लाख 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, याद करो पढ़ेंगे आराम से, तो भैया एग्जेम्प्ट है। उससे बड़ा बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल हो जाएगी, वो भी अंडर आरसीएम, मतलब भैया मुझे नहीं देना है आरबीटी ट्रिब्यूनल को, उस बिजनेस एंटिटी को देना है, वो लाइबल टू पे टैक्स। तो पहला पॉइंट खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म। फिर आता है स्पॉन्सरशिप सर्विस, फिर आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर में क्या है, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सर सर्विस दे रही है। मतलब है क्या, कोई भी पर्सन है, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये लोग एक इवेंट करा रहे हैं, एक इवेंट करा रहे हैं, कोई भी इवेंट है, मान लो मैंने कहा भैया आईपीएल हो रहा है, क्या हो रहा है, आईपीएल हो रहा है इवेंट, और ये बॉडी कॉर्पोरेट, ये कोई भी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है भैया, कोई भी बड़ी कंपनी है, टाटा है, वो क्या कर रही है, वो कह रही है भाई साहब हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, हम आपको पैसे देंगे, पैसे, स्पॉन्सर मतलब क्या, आपको पैसे देंगे और आप हमारा वहां पे एडवर्टाइजमेंट देना, वहां हमारा क्या करना, एडवर्टाइजमेंट, यही है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मतलब मैं पैसा दूंगा, जो पेमेंट करता है वो रेसिपिएंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज रेसिपिएंट, और आप मुझे बदले में मेरा प्रमोशन दोगे, दैट इज आप कौन हो सर जी, एनी पर्सन कौन है, सप्लायर, जो मुझे इस पैसे के बदले क्या दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उस इवेंट में। क्लियर है। तो नाउ वैसे तो सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स, ऑफ कोर्स वो बड़ा व्यक्ति उसको पैसा मिल रहा है वो है, लेकिन सामने वाले ने बोला कि भैया ऐसा है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है या जो पार्टनरशिप फर्म है, सर जी इस छोटे बंदे को छोड़ दो, उस बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप को बोलो कि भाई साहब ज्यादा पैसा है आपके पास तो थोड़ा हमें भी दे दो। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का इतना ही भूत सवार है, आप लोगों के इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो, तो थोड़ा जीएसटी हमारे पास भी कर दो, थोड़ा सा छिड़का दो जीएसटी का पैसा। तो सीधी सी बात है सर जी, अगर आपने बोला एनी पर्सन, कोई भी है, फर्क उससे नहीं पड़ रहा बेटा, प्लीज ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, वो कह रही है हम पैसा देंगे, और वो पर्सन कह रहा है कि हाँ इवेंट में आपका बोर्ड लग जाएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, तो सर जी उस एडवर्टाइजमेंट पे जीएसटी लगेगा, लगेगा। नाउ क्वेश्चन इज कौन जीएसटी भरेगा। अगर वो भैया सामने वाला मान लो कोई सिंगल सोल प्रोप्राइटर होता तो सर फॉरवर्ड चार्ज में वही पर्सन भरेगा जो एडवर्टाइजमेंट सप्लायर है, लेकिन अगर ये सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। लो जी खत्म हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है जी। फिफ्थ में बाद में आते हैं, पहले सिक्स्थ करते हैं। डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, मैंने कहा मैं हूं मिस्टर ए, डायरेक्टर हूं। अब डायरेक्टर की कहानी समझना सर जी, डायरेक्टर होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव का मतलब बोला जाए लाइक फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, क्लियर है, जो भी आपके कंपनी के मेन वर्किंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, जिनका मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेयर्स में आपका हिस्सेदार है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या हो गए, एक सेकंड देना बच्चों, दो तरीके के डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। अब देखो ना सिंपल सी, तो जितने भी पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर है, सर ये सारे कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो प्रॉपर तरीके से कंपनीज के फाइनेंशियल अफेयर्स में वर्क नहीं कर रहे। अब हमें क्या लेना देना, हमें ये लेना देना है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्हें कंपनी देती है रेम्यूनरेशन, क्या देती है, रेम्यूनरेशन, जिसका टीडीएस कटता है 192 में, दैट इज एज अ सैलरी। और अगर आपका टीडीएस 192 में कट रहा है, इसी बात को याद रखना है आपको, क्वेश्चन क्लियरली बताएगा, अगर आपने रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को पे करा है, कुछ भी पे करा और टीडीएस 192 में काटा है, इसका मतलब वो सैलरी का पार्ट है, दैट मींस एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, और वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेगेटिव लिस्ट है सप्लाई में, लेवी में ही पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि नेगेटिव लिस्ट जीएसटी से बाहर है, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं सर। लेकिन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपने कोई डायरेक्टर फीस वगैरह पे करी या कोई भी प्रोफेशनल फीस करी जिसका टीडीएस काटा आपने 194J में, 194J 194C, कमीशन वमीशन कुछ भी काटा है सर जी, दैट मींस अदर देन सैलरी, तो सर जी उस पर टीडीएस लगे, उस पर जीएसटी लगेगा। अब नाउ जीएसटी कौन भरेगा, जीएसटी भरेगा सर जी डायरेक्टर नहीं, कंपनी। कौन भरेगी, कंपनी। पर इस पे छोटी अमेंडमेंट है, कवर करेंगे, बट अभी ये मान के चलो कि सर जी हमारी कंपनी के केस में फिर डायरेक्टर नहीं भरेगा, जीएसटी भरेगा कौन, वो तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर फ्री है,
डायरेक्टर नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो कर सकता है, वही वाला पॉइंट आ गया था, बस बात खत्म। लेकिन अभी के लिए समझो कि डायरेक्टर अगर वो 194J में करेगा तो टीडीएस तो टैक्स कटेगा, जिसपे कौन पे करेगा, कंपनी आरसीएम में, और अगर 192 में कट रहा है तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी, बात खत्म। 6 7 सर जी, अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस का बेचने के लिए रखती है इंश्योरेंस एजेंट। बड़ा व्यक्ति कौन, बड़ी मुर्गी कौन, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं छोटे छोटे लोग इंश्योरेंस एजेंट सर्विस की, भैया हम क्लाइंट लेके आएंगे आपके लिए और आप हमें कमीशन दो। तो होता क्या, इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सप्लायर है, वो आपको क्लाइंट दे रहा है और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कमीशन दे रही है ना। और सप्लायर कौन है, इंश्योरेंस एजेंट, और रेसिपिएंट कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने बोला भैया बड़ी मुर्गी पकड़ो ना, इसे पकड़ो बड़ी मुर्गी। ये छोटे छोटे पिन्नों से क्या पकड़ना, इन प्यादों से क्या करना। इंश्योरेंस एजेंट कितने एजेंट पकड़ लोगे, इसमें से आधे से ज्यादा तो जीएसटी से बाहर ही होंगे, इनकी तो एग्जेम्पशन ही, इनकी तो 20 लाख की टर्नओवर ही नहीं होगी। कंपनी पकड़ो सर जी, कंपनी पकड़ो। और इन्होंने बोला सर जी जीएसटी लगा देंगे अंडर आरसीएम। इंश्योरेंस एजेंट अगर सप्लायर है और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको उठा के जीएसटी में लाए, भैया आप पे करोगे जीएसटी। ऐसे ही रिकवरी एजेंट, भाई साहब बैंक का, एनबीएफसी का, इनका पैसा लोग लोन ले लेके बैठे हैं घर पे, कोई नहीं पे कर रहा। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बोला था ना क्लास में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी हैं। नाउ सर जी इनको कैसे रिकवरी होगी, तो गवर्नमेंट ने रखा है वसूली भाई, बोले तो गवर्नमेंट के लिए रिकवरी एजेंट। जो लोग कह रहे हैं कि हम निकालेंगे गवर्नमेंट बैंक जी, हम आपके ब्याह पे लोगों से पैसा वसूल के देंगे, बदले में आप हमें कमीशन दे देना, कुछ पैसा दे देना, बात खत्म। रिकवरी हम करेंगे, वसूली हम, और भैया रिकवरी आपकी हो जाएगी, आप हमें कमीशन देना। सप्लायर कौन है, रिकवरी एजेंट जो रिकवरी करके दे रहा है। सर जी रेसिपिएंट कौन है, बैंक्स, एनबीएफसी जो उनको कमीशन दे रहे हैं। ना इन्होंने वही बोला, बड़ी मुर्गी कौन, बड़ी मुर्गी है सर जी रिकवरी एजेंट नहीं, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, उन्हें पकड़ लो। ठीक है जी, अगला आ जाओ 8 के बाद। 9 पे भी रुक जाओ, 10 पे आओ जल्दी से। सर जी ओवरसीइंग कमेटी, ओवरसीइंग कमेटी बोले तो जितने भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर सर जी, वो अगर WTO दे रहा है सर्विस किसको, आरबीआई को, ये सप्लायर और ये रेसिपिएंट, तो सर जी हम क्या करेंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे पर WTO को तो नहीं पकड़ेंगे ना। आरबीआई से बोला सर जी आप ही जीएसटी भर दो, बात खत्म। क्यों सर जी और भी जीएसटी कैसे अरे भैया उनसे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले लेंगे, बात खत्म। जैसे 1 लाख का बनता है तो उसमें जीएसटी पे करके उनको कम पे कर देंगे, दैट मींस फॉरेन करेंसी भी जा रही है हमारी और जीएसटी भी ना है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अगला आ जाओ सर जी बैंक और एनबीएफसी अभी तक रिकवरी एजेंट थे, अब ये आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कंपनी, जो बैंक्स के लोन बिकवा रहे हैं, जो एनबीएफसी के लोन बिकवा रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड बिकवा रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब रोज कॉल आती है ना, सर जी आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है, आपको इस बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्रूवल ले लीजिए, हम करा देंगे। तो उनको क्या मिल रहा है, वो कह रहे हैं भाई साहब लोगों को बिकवाओ, लोन बिकवाओ, क्रेडिट कार्ड बिकवाओ, और बैंक करें हम आपको कमीशन देंगे। सेम डीएसए है, इनको अगर ये बैंक को क्या दे रहे हैं, लोन सेल करवा रहे हैं, सर जी क्रेडिट सेल करवा रहे हैं, किसका, बैंक का या एनबीएफसी का, तो उस केस में इन्हें बैंक क्या दे रही है, कमीशन। लेकिन यहां एक मुद्दा है, क्या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है तो सर जी ये छुट्टू बुट्टू को मत पकड़ो, बैंक को पकड़ो आरसीएम में, बैंक को पकड़ो आरसीएम। पर कसम खा लो सर जी अगर ये इंडिविजुअल नहीं है, गलती करोगे आप, अगर ये इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल है, तो खुद अपना टैक्स भरेगा, बैंक आएगी नहीं, क्लियर है, वो खुद भरेगा। सर जी कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है जो बैंक को कह रहा है भाई साहब हम आपके लिए सारा काम कर देंगे, सारा संभाल लेंगे, आपका बिजनेस का जो भी चीजें हैं सर जी, आपकी अकाउंटिंग सब देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर को छोड़ो, बैंक को पकड़ो, आरसीएम, क्लियर, सिंपल पॉइंट। लास्ट सर जी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका कोई एजेंट है, उसका कोई एजेंट है, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। आराम से डिटेल में क्लास में बताया था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक तरह के, मान के चलो कि सर आपके बिजनेस का एक जैसे कोई मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए बैंक है, अब मेरी बैंक ना कुछ एरियाज में नहीं पहुंच पा रही, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में नहीं पहुंच पा रही है, किसी गांव में नहीं पहुंच पा रही, तो वहां पे कुछ एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिए कि ठीक है बैंक के ब्याह पे हम वहां पे हैं, हम बिल्कुल बैंक की तरह ही काम करेंगे, लेकिन किसके अंडर काम करेंगे, बैंक के, तो वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। अब वो बड़े हैं, वो बैंक की तरह काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने अपने
एजेंट बिठा रखे हैं कि भैया आप लेके आओ हमारे पास, फिर हम बैंक के पास लेके जाएंगे। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके जो एजेंट हैं वो अगर सर्विस दे रहे हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को और वो उन्हें कमीशन दे रहे हैं, तो एजेंट छोड़ दो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आरसीएम में पकड़ो। बेटा छोटी छोटी पॉइंट है, जल्दी जल्दी मैंने कवर करे। कौन कौन से सर जी? ऑलमोस्ट कवर कर दिए, बताओ क्या क्या। सबसे पहले जीटीए कवर हो चुका है, दूसरे पे एडवोकेट ट्रिब्यूनल्स वगैरह कवर हो चुके हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट में एक स्पॉन्सरशिप कवर हो गया जिसमें हमने बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप अगर सामने वाला है तो उसको टैक्स पे करेंगे। फिर रिकवरी एजेंट के नाम पे सर जी इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एजेंट के नाम पे इंश्योरेंस कंपनी, सर जी ओवरसीइंग कमेटी के नाम पे आरबीआई, सर जी इंडिविजुअल शेयरिंग एजेंट के नाम पे बैंकिंग एनबीएफसी, सर जी बिजनेस जो आपका फैसिलिटेटर है उसके नाम पे बैंकिंग कंपनी, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के नाम पे एजेंट, सर जी एजेंट के नाम पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उस पे जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, अब कुछ बस बची हुई सर्विसेज हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो फटाक से। अब आ जाओ सर जी 5 बैंक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ये है गवर्नमेंट। सर जी ये कौन है? गवर्नमेंट। ये इनको छोड़ के ये स्पेसिफाइड, इसमें रेलवे भी आ गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आ गया है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां कवर है, ध्यान सुनना, उसको कवर नहीं छोड़ा नहीं है। मतलब ये 3 सर्विस, अब 4 हो गई, 3 नहीं 4, ये 4 स्पेसिफाइड को छोड़ के गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को देती, कौन कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, सर जी रेलवे की, सर जी एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड कोई भी सर्विस गवर्नमेंट देती है तो उस पर जीएसटी गवर्नमेंट खुद भर लेगी। लेकिन उसके अलावा कोई सर्विस अगर वो किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को देगी, नॉर्मली एग्जेम्प्ट है, और बिजनेस एंटिटी को देगी तो छोटे वाले को एग्जेम्प्ट है और बड़े वाले को टैक्सेबल अंडर आरसीएम, सेम एज एडवोकेट और ट्रिब्यूनल। क्लियर है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है बैंक, सॉरी गवर्नमेंट, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रही है गवर्नमेंट, सर जी किसी को भी दे, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी पे करेगा। मतलब वहां पे अगर यहां नॉन बिजनेस एंटिटी है, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो वो एग्जेम्प्ट है, सिर्फ कौन सा टैक्सेबल है? सर जी बिजनेस। लेकिन यहां पे कोई भी हो, बोथ, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, दोनों। सर जी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मैंने आपको बताया था सर जी, ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या था? सर जी अगर आपने अपना प्यारा सा घर किसी को रेंट पे दिया रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, और सामने वाला रजिस्टर्ड है, ओ माय गॉड, मतलब सामने वाला कोई बिजनेस वाला है, वो अपने लिए नहीं ले रहा है, अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहा है, अपने डायरेक्टर के लिए ले रहा है, अपने फलाना ठिकाना के लिए ले रहा है, तो जी गवर्नमेंट कहता है अच्छा सामने वाला रजिस्टर्ड है, मैंने कहा हाँ, तो कह रहा है जीएसटी लगा दो। क्या लगा दो? जीएसटी अंडर आरसीएम। मतलब मैंने अपना घर दिया किसी को रहने के लिए और वो सामने वाला बिजनेस में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन थी, याद करो, कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कोई सोल प्रोप्राइटर है और सर जी उसने अपने यूज के लिए, ओन यूज के लिए, रेजिडेंस पर्पस के लिए लिया है, तो जीएसटी से बाहर कर देंगे, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये इस बार की अमेंडमेंट है कि अगर आपने कोई और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को विदाउट एनी एक्सेप्शन, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आपके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। अकोमोडेशन के लिए यहां पे एक छूट दी गई है, अकोमोडेशन सर्विस की मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया था कि अगर आपने दिए कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह है कुछ भी, लेकिन अकोमोडेशन पर्पस के लिए दिए, अकोमोडेशन का रेंट 20,000 से ज्यादा नहीं है पर महीने का, और 90 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली दिया आपने, 90 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली दिया है, तो फिर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वरना भैया टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ठीक है जी, खत्म हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, यहां आ जाओ सर जी, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप कोई आर्टिस्ट हो, आप कंपोजर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप फोटोग्राफर हो, और आपने अपना कोई भी ओरिजिनल, पुराना नहीं, ओरिजिनल नया काम, ओरिजिनल काम का कॉपीराइट दिया है किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को, तो उस केस में सर जी आप नहीं टैक्स पे करोगे। अरे आर्टिस्ट हो भाई साहब, आप अपना कला का काम करो ना। सर जी ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर वगैरह, इनको भरने दो जीएसटी, इनसे भरवाएंगे जीएसटी, आप फ्री हो जाओ। कितने आर्टिस्ट को पकड़ोगे सर जी? एक म्यूजिक कंपनी को पकड़ लो, काम बन जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक पॉइंट और है ऑथर का। सर जी अगर कोई ऑथर है जो अपनी बुक लिख रहा है और किसी पब्लिशिंग हाउस के द्वारा लिख रहा है, ठीक है, उसने ऑथर ने बुक लिखी और उस बुक को पब्लिश कराने का राइट किसको दे दिया, कॉपीराइट किसको दे दिया? उसने पब्लिशिंग हाउस कंपनी को दे दिया। तो सर जी अगेन ऑथर छोटा व्यक्ति, उसे छोड़ो, पब्लिशिंग हाउस कंपनी को पकड़ो अंडर आरसीएम। और यहां पे एक पॉइंट याद रखना, ऑथर चाहे तो खुद भी टैक्स भर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में वो डिक्लेरेशन फाइल करके इनवॉइस में लिख सकता है कि भैया मैं खुद टैक्स पे करूंगा। क्लियर है? तो वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसने एक बार डिक्लेरेशन फाइल कर दी तो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक वो चेंज नहीं कर सकता, फिर उसे खुद ही भरना पड़ेगा।
क्लियर है। तो ऑथर पे अलग से इसलिए पॉइंट है कि ऑथर के पास ये पॉइंट है कि वो खुद भी भर सकता है। इसके पीछे लॉजिक मैंने दिया था। कई लोग इसी वजह से लोगों का पब्लिशिंग नहीं करते कि भैया वो अनरजिस्टर्ड है, इसका पब्लिश करेंगे तो खामखा टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी, तो इसलिए उसकी बुक ही पब्लिश नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा पंगा हो रहा है कि आपकी बुक पब्लिश नहीं कर रहा है कोई इस वजह से, सिर्फ जीएसटी की वजह से, तो हम आपका काम नहीं रोकेंगे, हम आपको ऑफर देते हैं कि भैया अगर आपका जीएसटी बनता है तो आप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे 9 भी कवर है। अब ऑलमोस्ट कवर सर जी 10 सिक्योरिटी सर्विस। सर जी आपने बोला है भैया बॉडीगार्ड रखेंगे हम, ठीक है, या हम अपने मॉल के बाहर सर जी बंदूक रख के सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दे रहा है, ओहो, कोई सिक्योरिटी गार्ड की कोई भी सिक्योरिटी कोई भी पर्सन है जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस एंटिटी, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो सर जी वो टैक्स भरेगा आरसीएम में, प्रोवाइडेड क्या, एक तो अगर ये खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब खुद कंपनी है, कंपनी ही कह रही है कि भैया हम मैन पावर सप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा सिक्योरिटी वाला, हमारा आएगा आपके मॉल में सिक्योरिटी के लिए, तो सर जी कंपनी फिर खुद भरे फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब यहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। या फिर ये सर्विसेज जो दे रहा है वो किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट में सर जी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह, सर जी लोकल अथॉरिटी आ गई, गवर्नमेंट एजेंसी आ गई, या फिर सर जी कंपोजिशन डीलर को, तो सर जी कंपोजिशन डीलर वाले से जीएसटी नहीं भरवाएंगे, आपको खुद फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। सिंपल समझो, अगर मैं कोई भी सिक्योरिटी सर्विस, चाहे मैं खुद बॉडीगार्ड बन के दूसरे के पास जा रहा हूं या मैं किसी बॉडीगार्ड को या सिक्योरिटी वाले को सर्विस दे रहा हूं, सिक्योरिटी वाला रख के किसी और को प्रोवाइड करा रहा हूं कि मैं भेज दूंगा लड़का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो सर जी उस केस में सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी भरेगा अंडर आरसीएम, प्रोवाइडेड कि मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं या सामने वाला इन 4 लोगों में से कोई भी है, गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर कोई कंपोजिशन डीलर वाला है, तो वो भर देगा जीएसटी, फिर मुझे वो नहीं भरेगा, फिर मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, खत्म। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट आखिरी बेटा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या है कि अगर आपने कोई भी आप पर्सन हो, आप किसी कंपनी को, ध्यान रखना बॉडी कॉर्पोरेट को, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा है तो बात नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को आप मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो कि भैया लो जी हमारी गाड़ी ले लो, कैब में चलाएंगे, हम आपको कैब फैसिलिटी का काम दे रहे हैं कि हमारी गाड़ी आपकी कैब, आपके एम्प्लॉय को लाने ले जाने का काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक फिक्स अमाउंट पे करोगे, मतलब अमाउंट जो पे करोगे वो आपका पूरा पे होगा इंक्लूडिंग फ्यूल। नाउ अब इस पर्सन का जीएसटी निकालना है कि भैया ये किस में पे करेगा। तो नाउ पॉइंट ये है कि सर जी क्या वो जीएसटी, अब जैसे आप मोटर व्हीकल रेंट पे देते हो तो यहां पे जीएसटी में 2 पॉइंट है कि सर जी अगर आप कह रहे हो कि आपका जो इनवॉइस रेट है वो 12% है, आपके ऊपर 2 रेट है 12%, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, और आपका ऊपर है आपका 5% जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, रेट 5% ही था, मेरे को दिमाग पर निकल गया। ठीक है, तो अगर आपका 12% है जिसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा और 5% जिसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, तो एक छोटा और एक बड़ा। अगर आप 12% वाले हो तो भाई आप खुद ही टैक्स पे करोगे, सीधी सी बात है, सामने वाला कोई भी हो आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करोगे, बात खत्म, फॉरवर्ड चार्ज में बात करोगे, बात खत्म। क्लियर है। अगर 5% वाले हो तो देखना पड़ेगा कि सर जी आप कौन हो, अगर आप खुद भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो आप ही भरोगे फॉरवर्ड चार्ज में। आप नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब आप कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, सोल प्रोप्राइटर हो, आप नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, ठीक है, लेकिन सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर जी आप भर जाए, मतलब सामने वाला भी, अगर मान लो सामने वाला भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी आप ही भरोगे फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन सामने अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो भर जाएगा आरसीएम में। नहीं आई बात समझ बेटा, समझो मैं अपनी गाड़ी रेंट पे दे रहा हूं, किसी भी पर्पस के लिए दे रहा हूं, वैसे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए दे रहा हूं, इंक्लूडिंग फ्यूल, आप मुझे पैसा दोगे। क्लियर है। नाउ अब मैं टैक्स में लाइबल हूं, हाँ। नाउ मेरे पे टैक्स कौन से रेट से, 2 रेट है मेरे पास, 12%, 5%। अगर मैंने बोला 12%, दैट मींस मुझे आईटीसी मिलेगा, मैं बड़ा आदमी, क्लियर है, तो मैं खुद टैक्स भरूंगा, कोई जीएस आरसीएम की बात ही नहीं होगी। अगर मैंने बोला नहीं 5%, छोटा बंदा, मैं छोटा आदमी, क्लियर है, 5%, तो नाउ क्वेश्चन मैं कौन हूं, क्या मैं कोई कंपनी हूं? आपने बोला हाँ, तो मैं खुद अपना टैक्स भरूंगा, आगे बात ही मत करो। मैंने कहा नहीं मैं कंपनी नहीं हूं, मैं कोई पार्टनरशिप हूं या सोल प्रोप्राइटर। तो सामने वाले को देखो, अब सामने वाले को देखो कि सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला कंपनी नहीं है, कोई और है, वो भी पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर, तो भाई मैं खुद ही भरूंगा टैक्स, बात करो। लेकिन अगर मैं नॉन कॉर्पोरेट हूं, मतलब मैं कंपनी नहीं हूं और सामने वाला कंपनी है, तो फिर कंपनी को पकड़ लो, सामने वाले को जीएसटी भरवा दो, खत्म।
15 16 आप छोड़ सकते हो, ये लेंडर है, मतलब सिक्योरिटी, अगर आपने किसी को लेंड पे किया तो सिक्योरिटी के केस में लेंडर को नहीं पकड़ेंगे, बोरोवर का पकड़ेंगे, जो पैसा दे रहा है कि भैया लो मेरा पैसा लो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग रिटायरमेंट पे जो लोग रिटायर होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा उठाते हैं और वो दे देते हैं, तो वही है उस केस में कि जो बोरोवर है, जिसने पैसा बोरो किया है, उसको पकड़ लो, बात खत्म। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हो आप। इसके अलावा आपका ये एक इन्होंने करा है, एक रिवर्स चार्ज में एक पॉइंट आया है क्या कि एनी सर्विस, कोई भी सर्विस है, वो पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के बाहर से दे रहा है, और पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन, मतलब कहीं ना कहीं सर जी कोई इंपोर्टेशन हो रही है सर्विस, क्या हो रही है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, तो उस पर जीएसटी अंडर आरसीएम पे किया जाएगा। कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स सर जी, कॉमन सेंस वाली बात है सर जी, रेसिपिएंट पेगा, बाहर वाले को कैसे पकड़ेंगे, ऑनलाइन को छोड़ के, ओल्ड आर को छोड़ के, मतलब ओल्ड आर वाली सर्विस ही ना, ओल्ड आर वाली, तो वो अगर कोई सर्विस है तो उसमें तो भाई रेसिपिएंट को, सप्लायर को ही पकड़ेंगे भाई साहब, वो हेलो तुम आओ, तुम ही जीएसटी भरो अगर आप इंडिया में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस दे रहे हो। लेकिन इसके अलावा कोई सर्विस अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया में दे रहा है तो इंडिया वाले को पकड़ लो, बात खत्म। ठीक है सर जी, 9-4 आराम से खत्म करेंगे और यही खत्म हो गया मेरा सेक्शन 9-3। होप सो आपको मजा आएगा, मजा आएगा। मैंने सारा कवर करा सर जी, इसमें ऑलमोस्ट आरसीएम कवर कर लिया, एक एक पॉइंट कवर कर लिया, और थैंक यू सो मच सर जी, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में शुरू करेंगे हम कंपोजिशन, नहीं अभी ईसीओ वगैरह पे पॉइंट करेंगे और फिर कंपोजिशन। वैसे ईसीओ पे मैं शॉर्ट्स भी बना के काम कर सकता हूँ, जो मेन चैप्टर है वो ईसीओ से बेटर है, हम लोग इस पे कवर कर लेंगे। वैसे ईसीओ पे एक वीडियो तो बनाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू सो मच।